क्या है इकोसिस्टम? मतलब पारिस्थितिकी तंत्र। बैठ कर बोलिए, कोई जल्दी नहीं, कोई जरूरी नहीं है खड़ा होना आप। संबंध है, परस्पर संबंध है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है। और किसी से पूछ ले, बताइए क्या है? स्पेसिफिक एरिया। ठीक है। तो ये था क्या हमारा? इको सिस्टम। इको सिस्टम में इंटरेक्शन हो रहा है, और उस इंटरेक्शन के थ्रू जो फ्लो हो रहा है हम लोग उसे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो अगला हेडिंग क्या है हमारा? एनर्जी। ठीक है। सामने देखिए, देखिए डिस्टरबेंसेस काफी हैं, है ना? जो बाहर की वॉइस है वो भी आ रही है कि नहीं? तो वो हमारे और आपके कम्युनिकेशन में एक बाधा उत्पन्न कर रही है। क्या कर रही है? बाधा। इसे कहते हैं कम्युनिकेशन बैरियर। पढ़े हैं कि नहीं? पढ़े हैं। हाँ। इसको हम लोग को क्या करना होता है? इसे खत्म तो किया नहीं जा सकता है। आपको कंसंट्रेट करना है किस पर हम बोल रहे हैं। तो जब हम लोग एनर्जी फ्लो पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को, देखिए, बचपन में हम लोगों ने एक पढ़ा है फूड चेन, जिसमें हम लोग, अच्छा बताइए, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। हाँ। हाँ, प्रोड्यूसर्स तो है। प्रोड्यूसर्स तो वो, हाँ, क्या है? एनर्जी का प्राइमरी सोर्स अगर वो हो ही ना, तो ये सारी बातचीत खत्म हो चुकी होगी, कुछ हम बात ही नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या है? सोलर एनर्जी यानी सन। ठीक है ना? तो सन से एनर्जी आएगी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी, और उसके द्वारा क्या बनेगा? ग्रास। आएगी कि नहीं? आएगी। प्लांट्स का फॉर्मेशन होगा। प्राइमरी प्रोड्यूसर तो क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या है? ग्रास, है ना? ग्रास को कौन खाएगा? टिड्डे। ग्रास हॉपर, सुने हैं नाम? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? स्नेक नहीं खाएगा, फ्रॉग खाएगा। ठीक है ना? कौन खाएगा? फ्रॉग। फ्रॉग को, और स्नेक को ईगल। ये तो सुने हैं ना? ये फूड चेन है एक, है ना? तो ये बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखिए, यहां पर जब हम बात एनर्जी फ्लो की कर रहे हैं, तो इनसे एनर्जी कहां तक पहुंच रही है? यहां तक। लेकिन एक व्यक्ति है रेमंड लिंडमैन करके, उन्होंने कहा कि जो एनर्जी का फ्लो है वो 10%, उन्होंने 10% लॉ दिया बेसिकली, और कहा कि एक स्तर से दूसरे स्तर पर केवल 10% एनर्जी का ही, ऊर्जा का क्या हो रहा है? प्रवाह हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है ना? तो अगर इनके पास, इसके पास ग्रास में, मतलब अगर ग्रास की टोटल एनर्जी को देखा जाए, और मान लेते हैं कि इसके पास है 10,000 किलो कैलोरी, एनर्जी की क्या यूनिट है? कैलोरी है ना? पूरे ग्रास को मान लेते हैं कि कितनी है? 10,000 किलो कैलोरी। तो केवल 10% ही कहाँ जाएगी? ग्रास हॉपर के पास। और वो कितनी होगी? 1,000 किलो कैलोरीज। ठीक है? आए समझ में? इससे ऊपर जाएगी तो कितनी होगी? 100 किलो कैलोरीज। और फिर 10, और फिर, तो 10,000 थी, और पहुंची कितनी? 1 किलो एनर्जी। ठीक है? अब देखिए, ये मैं पढ़ा रहा था एक जगह, तो एक बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। इसे ठीक है, 10% तो ठीक है, लेकिन बाकी कहाँ जा रहा है? जो बाकी एनर्जी है वो कहाँ जा रही है? बाकी ट्रांसफर हुई तो 10 ही, तो बाकी कहाँ गई? तो वो चाहती है आपकी, हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है?
जितनी भी तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, जिनमें एक रेस्पिरेशन भी है, ठीक है ना, यानी जितनी भी उपापचय की जो भी क्रियाएं हो रही हैं, उनमें जैसे हमारी हमारी बॉडी की ग्रोथ हो रही है ना, या हम लोग सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो उसमें एनर्जी जा रही है कि नहीं, है ना। तो ये सारी एनर्जी कंज्यूम करने के बाद बाकी बचती कितनी है, केवल 10% जो ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, आए समझ में, आ गया ना। ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने बचपन में ये भी पढ़ा होगा, मान लेते हैं ये है ट्रॉफिक लेवल 1, पोषण स्तर। पोषण स्तर क्या कहते हैं, पोषण स्तर, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल 1 को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर, क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर। हिंदी में क्या कहते हैं, प्राथमिक उत्पादक, क्या कहेंगे, प्राथमिक उत्पादक। ठीक है, इसके बाद फिर, अच्छा ये तो हो गया, चलिए फिर ट्रॉफिक लेवल 1, पोषण स्तर 2, ट्रॉफिक लेवल 2, ये क्या है आपका, प्राइमरी कंज्यूमर। हिंदी में क्या कहेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता, क्या कहेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स, यानी क्या कहते हैं हिंदी में, शाकाहारी, क्या कहते हैं, शाकाहारी। तो जो प्राइमरी कंज्यूम प्रोड्यूसर से जो भी ले रहे हैं उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, शाकाहारी। ठीक, इसके बाद अगला ट्रॉफिक लेवल क्या है, ये क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्निवोर्स, यानी मांसाहारी, क्या कहते हैं, मांसाहारी। ठीक है ना, लिखने की जरूरत तो नहीं है ना हिंदी में, ठीक है, मांसाहारी। इसके बाद फिर फोर्थ में टर्शरी कंज्यूमर, और ये क्या है, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सर्वाहारी, क्या कहते हैं, सर्वाहारी। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक, अब पहले इसको बना लीजिए, आ गया ये, है ना, और फिर उसके बाद उसको, ठीक है ना, दोनों अपनी कॉपी में बना लीजिए, साइड हो जाए। हाँ, ठीक है, मैं यहीं पे बैठ जाता हूँ फिर, चलिए। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, इसके बाद बुक पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, इसके बाद क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, 500 क्वेश्चन लगाने होंगे, 500। हो गया, नहीं हुआ क्या, देखिए जिनकी भी स्पीड जो है, क्या करें, बढ़ा लीजिए। ठीक है, काम जल्दी खत्म करने की आदत डालिए। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं ना, यूट्यूब, किसके पूछ रहे हैं किसी के भी देखते हैं कि नहीं, है ना। तो
तो किस स्पीड पे देखते हैं? वही नॉर्मल स्पीड पे देखते हैं, बढ़ा देते हैं ना, नॉर्मल देखते हैं, नॉर्मल देखते हैं। 1.5 देखिए, हमेशा जान लीजिएगा, मतलब मैंने एक बुक पढ़ी थी टाइम मैनेजमेंट पर, में एक बहुत बढ़िया बात देखिए, किसी भी बुक को पढ़ेंगे ना, तो सारी बुक मतलब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि क्या ही मिला, लेकिन कोई ना कोई एक आध वर्ड ही होते हैं सब बुक में जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आपके लिए लाइफ चेंजिंग भी हो सकते हैं, है ना। तो उनमें से उसमें से एक बात बहुत अच्छी थी कि जब आप कोई भी चीज़ पढ़िए या सुनिए, तो आप जब जल्दी सुनते हैं तो आपका जो माइंड है वो ज़्यादा वर्क करता है और आप ज़्यादा कंसंट्रेट होके सुनते हैं। कभी भी आप 2 गुने स्पीड पर 2x पे सुनिएगा, तो आप जब सुनेंगे ना, वो चीज़ आपको ज़्यादा याद रहेगी। ये है ना, आपको याद रहेगी वो चीज़। और जब आप नॉर्मली किसी चीज़ को सुनेंगे तो उसमें आपको होगा क्या, बाई डिफॉल्ट आपका माइंड बाहर जाएगा, आएगा, जाएगा। जब आप तेज स्पीड में देखते हैं ना कोई चीज़, जल्दी आपको क्या होती है, रिकॉल रहती, मतलब सभी टॉपिक नहीं हो सकते, ये बात बहुत सही आपने बोली, ये बात आपने बहुत सही बोली है। ये बात सही है कि अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं या आप कुछ इस टाइप की चीज़ पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं पॉसिबल, ये बात एकदम सही है। लेकिन जिस चीज़ में हो उसे तो कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे मेरी स्पीड तेज तो नहीं है, हाँ, अगर है भी तो आदत अपनी तेज डाल लीजिए, ठीक है ना। लिखाने में तेज तो नहीं है, नहीं है ना, अगर है भी तो लिखने की आदत तेज डाल लीजिए, ठीक है। स्पीड को क्या करिए, फास्ट करिए, ठीक। काम बहुत है, समय है बहुत कम, ठीक। चलिए, तो ये होगा, अच्छा ये वाला बनाया, अरे अब ये नहीं हुआ, जल्दी बनाइए इसको भी। हो गया, ठीक है। अब देखिए, जब यहाँ से जो ग्रास बनी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई ना, तो फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन को पता है, फोटोसिंथेसिस हो रही है क्योंकि एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ बताइए, हाँ क्या है, 6, हाँ हाँ, 6CO2 प्लस 6H2O, सनलाइट की प्रेजेंस में, हाँ वो तो क्लोरोफिल है ही है, C6H12O6, हाँ 6O2, यही है ना, यही है। ऑक्सीजन ही तो एक्सहेल कर रहा है ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर रहा है, और क्या एक्सहेल कर रहा है, ऑक्सीजन को कर रहा है।
यही है ना, है, यही है, ठीक है। अच्छा, ये कितने लोग हैं साइंस बैकग्राउंड के हैं? आप हैं, ठीक है। पढ़े होंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पढ़े हैं? हाँ, हाँ, एनी एनर्जी, क्या क्या क्या, हाँ, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म इन टू दी अदर, यही है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो लाइट एनर्जी है या सनलाइट एनर्जी, जो वो किसमें चेंज हो रही है? केमिकल एनर्जी में। किसमें हो रही है? हो रही है कि नहीं? सही है, हो रही है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। कुछ लोग नहीं जान रहे होंगे तो कोई फायदा नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है। एग्जाम में कभी नहीं आएगा कि कौन सा लॉ अप्लाई, वो साइंस इतना डीप में साइंस नहीं पूछेगा, ठीक है ना, लेकिन एक जानने के लिए बात है खाली। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी किसमें चेंज हो रही है? केमिकल एनर्जी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका फूड क्या हुआ? फूड का फॉर्मेशन हुआ, और फूड के फॉर्मेशन के साथ साथ क्या बाई प्रोडक्ट बना? ऑक्सीजन। यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन था कि यूपीपीसीएस का क्वेश्चन था ये, कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बाई प्रोडक्ट क्या है? वो क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है ना। आया समझ में? आया। फूड बन गया, ग्लूकोज बन गया। अब ये बेसिकली सेलुलोज फॉर्म में होगा। अब ये जो फूड बना वो बर्न भी तो होगा, मतलब अगर हमारी बॉडी में भी फूड है तो वो बर्न हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना, हो रहा है। बर्न होगा तो किस ऑक्सीडेशन प्रोसेस सुने हैं? सुने हैं ना। तो C6H12O6 का जब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, क्या बनता है? ऊर्जा निकल रही है, ऊष्मा ऊर्जा। ऊष्मा ही, हीट इज अ फॉर्म ऑफ, मतलब हीट एनर्जी समझ रहे हैं ना, हीट के ही फॉर्म में तो होती है एनर्जी। मतलब कि जब फूड बर्न होगा, यानी हमारी बॉडी में फूड है बट रेस्पिरेशन हो रहा है, ये बेसिकली किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। किसके लिए? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की केमिकल रिएक्शन क्या है? ये। तो जो फूड बना उसका ऑक्सीडेशन हुआ, और उसके कारण बाई प्रोडक्ट में क्या आया? क्या आया? यानी कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग एक्सहेल क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। या प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स भी क्या कर रहे हैं? अब यहाँ पे एक बात समझ में आई, 90% लोगों से आप पूछेंगे तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे प्लांट्स ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उनका भी प्रोसेस रेस्पिरेशन का क्या है? यही है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं कब? खाना बनाने के लिए, अपने फूड प्रोसेसिंग के लिए लेते हैं, ठीक है। तो ये कब होगा, वाली रिएक्शन कब होगी? दिन में। कब होगी? रात में होगी नहीं, क्योंकि सनलाइट है ही नहीं। तो ड्यूरिंग डे क्या होता है कि प्लांट्स, ध्यान से समझिएगा, प्लांट्स क्या कर रहे हैं? खाना बना रहे हैं, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं, और साथ ही साथ रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल भी कर रहे हैं। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड को वो मतलब बाहर एक्सहेल कर रहे हैं, वही क्या है, फिर से इनहेल कर ले रहे हैं। इसलिए दिन में के बस कार्बन डाइऑक्साइड और देखिए, आप लोग कभी अगर सुने हो, गांव वगैरह में कहा जाता था रात में नहीं सोना चाहिए पेड़ के नीचे, तो क्यों कहते थे? इसीलिए। क्यों? क्योंकि रात में होगा क्या, कि रात में तो वो खाना बनाएंगे नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं? सांस तो लेंगे ना, सांस तो 24 घंटे लेंगे, तो सांस ले रहे हैं, उसके कारण वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं? तो वहां पर कंसंट्रेशन किसका बढ़ जाएगा? CO2। हाँ, देखिए हर पेड़ का, अब जैसे बरगद के पेड़ के नीचे कहा जाता है ना, तो जहां पर ज्यादा बड़ा पेड़ होगा वहां पर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे होंगे, ये सारी चीजें भी है ना। तो ये हमेशा बचपन में आप सुने हैं कि नहीं? सुने हैं ना। हाँ, तो बस यही बात है कि अब देखिए, प्लांट्स के ग्रोथ के लिए ज्यादा जरूरी क्या है? सनलाइट है कि नहीं? क्या क्या जरूरी है? सनलाइट जरूरी है, वाटर जरूरी है, और कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है, आई बात समझ में? आ गया? ये प्रोसेस समझ में आया? अगर पूछा जाएगा कि रेस्पिरेशन में क्या एक्सहेल कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ही कर रहे हैं। अब एक और बात देखिए, यहां पर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अप्लाई हो रहा है कि नहीं? क्या था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स? यानी कि अब देखिए, अब ये आप कुछ और ही ज्यादा टेक्निकल हो गए, एंट्रोपी मतलब एनर्जी है, एनर्जी तो है ना? तो जब भी हीट ट्रांसफर होगी, जब भी एनर्जी ट्रांसफर होगी, जब भी एनर्जी ट्रांसफर होगी, ना कुछ लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा। और वो लॉस क्या है? ठीक है, ठीक है ना? इतना आएगा नहीं, आएगा क्या? सिर्फ आप लोग ये दोनों रिएक्शन जरूर लिख लीजिए, ठीक है ना? तो रिएक्शन लिख लेंगे तो ये बात आपको हमेशा ही याद रहेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, लिखिए। हो गया? हो गया? ठीक है, चलिए लिख लीजिए, एनर्जी फ्लो के बारे में लिख लीजिए पहले। अच्छा बताइए, ये जो एनर्जी फ्लो हो रही थी यहाँ पर, ये आ गया आपका, चलिए यहीं पे देख लेते हैं। जो एनर्जी फ्लो हो रही थी, वो जो डायरेक्शन है वो एक दिशी है कि नहीं? यूनिडायरेक्शनल है कि नहीं? है ना? रिवर्स तो हो नहीं सकती है। जो एनर्जी यहाँ पे बनेगी वो उसके ऊपर 10% जा रही है, उसके 10% और उसके 10%। बाई डायरेक्शनल नहीं है। एनर्जी का प्रवाह क्या है? ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन आएगा तो लिख लेंगे, मतलब आंसर लिख लेंगे ना कि क्या है? यूनी डायरेक्शन। ठीक है ना? लिखिए अब इसको। हाँ, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी, अभी लिखा रहे हैं, हिंदी में ही लिखा रहे हैं, पहले हिंदी में लिखिए। देखिए, देखिए, एक पारिस्थितिकी तंत्र में, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में, एक दिशा में होता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, विराम। रेमंड लिंडमैन के अनुसार, रेमंड लिंडमैन के अनुसार, रेमंड लिंडमैन के अनुसार एक पोषी स्तर पर, एक कोशीय स्तर पर, एक कोशीय स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा का, उपलब्ध ऊर्जा का, उपलब्ध ऊर्जा का मात्र 10% ऊर्जा, मात्र 10% ऊर्जा
अगले पोषीय स्तर, अगले पोषीय स्तर में स्थानांतरित स्थानांतरित होती है, स्थानांतरित होती, ठीक है। आया समझ में? इंग्लिश में लिखिए अब। स्थानांतरित होती है, ठीक है। द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, द एनर्जी फ्लो in an ecosystem is unidirectional, is unidirectional. The energy flow in an ecosystem is unidirectional and according to Raymond Lindman, and according to Raymond Lindman, at every trophic level, at every trophic level, at every trophic level, there is a successive loss, there is a successive loss of energy, full stop. There is a successive loss of energy, full stop. Only 10%, only 10% of energy, only 10% of energy available at a particular trophic level, available at a particular trophic level, available at a particular trophic level, is transferred to next trophic level, to next trophic level, to next trophic level, ठीक है ना? ये बात क्लियर हो गई ना? 10% लॉ क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इकोलॉजिकल नीचे क्या होता है, ठीक है। हिंग डालेंगे पारिस्थितिकी नीचे, हाँ, इसको हिंदी में भी क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी नीचे, हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहेंगे? इकोलॉजिकल नीचे, हाँ, इसको मतलब हिंदी में और इंग्लिश में एक ही कहते हैं, ठीक है ना। अभी बताते हैं, समझ में आएगा, लिख लीजिए, ठीक है। इकोलॉजिकल नीचे, इकोलॉजिकल नीचे, तो पहले कभी सुना है इसके बारे में? सुना है? कितने लोग हैं जो एनवायरनमेंट पहले से पढ़ के बैठे हैं? थोड़ा बहुत, हाँ, तो जो भी इन्वायरमेंट पढ़ा है उसको रखिएगा अपने पास, ठीक है। मतलब कहने का ये है मेरा तात्पर्य, होता क्या है कि जब आप पढ़े होते हैं पहले से और आप हमसे पढ़ रहे हैं तो माइंड में आती है क्या? कंफ्यूजन आती है ना, आती है, ठीक है। तो जब हमसे पढ़ ही रहे हैं तो आप क्या करिए, सिर्फ जो हम बोल रहे हैं उसी का क्या करिए, पालन करिए, ठीक है ना। जो पहले से पढ़ के जो कॉन्सेप्ट बन जाता है वो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कभी भी दो नोट्स नहीं पढ़ना चाहिए, नोट्स एक ही पढ़िए और क्वेश्चन कई लगाइए। यानी हम पढ़ा रहे हैं तो हम 90% आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, और जो बाकी 10% है जो हमेशा बन रहा है, हमेशा ही क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है, वो किससे आपका कवर होगा? PYQ से कह लीजिए या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कह लीजिए, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ही ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, ठीक है, और मैं ही इन्वायरमेंट पढ़ाता हूँ, ठीक। ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो अगर इसमें से 20 क्वेश्चन आएगा तो हम गारंटी लेंगे कि 18 क्वेश्चंस मेरे ही नोट से होंगे, ठीक है।
इसकी गारंटी है। इनफैक्ट इस बार का भी यूपीएससी का जो पेपर था, मैं अपना नोट्स दिखाऊंगा, मैंने जो पढ़ाया है और जो क्वेश्चंस आए हैं, मतलब एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस हैं। लेकिन इन्वायरमेंट इकोलॉजी में अगर 20 क्वेश्चन आएंगे तो आप 10 से 12, 10 से 12 क्वेश्चन ही कर पाएंगे, कितना भी पढ़ लीजिए आप। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, ठीक, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है। टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी में आपका लक ही होगा कि आप सारे क्वेश्चंस कर, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, कितना भी पढ़ लेंगे आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में कई तरह की स्पीसीज होती हैं। अब जो पेपर बनाने वाला है वो किस स्पीसीज के बारे में पूछ लिया आपको, नहीं, आपने पढ़ा हो बता दीजिए, वो अलग बात है, वो लक है, लेकिन गारंटी आपकी नहीं। तो 50 to 60% ही कर पाएंगे। इसलिए जो नोट्स है यही क्या है, इसने से कर लेंगे तो कर लेंगे, और करंट पढ़ रहे हैं ठीक है, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप। इन्वायरमेंट करंट ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो इस तरीके से तो मैं आपको पढ़ा ही दूंगा कि आपको करंट समझ में आने लगेगा, इसकी गारंटी है। जब हम बता देंगे तो आपको करंट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप बुक्स, अरे आप ये मैगजीन पढ़ेंगे, आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, हिंदू पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर हम आपको क्या कर रहे हैं, बेस बना रहे हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी, ठीक है। इसी में से आपके मतलब 20 क्वेश्चन है तो 10 से 12 आएंगे, लेकिन 20 में से 18 भी नहीं होगा, और इसकी गारंटी ले रहे हैं ये होगा, ये भी है, ठीक है। आई बात समझ में? क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल बेस पे, ये किस पे, कॉन्सेप्चुअल बेस पे, ठीक है। तो हम लोग क्या बता रहे थे, इकोलॉजिकल नीशे। इकोलॉजिकल नीशे आप बुक में पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। आया? नहीं आया ना? समझ में आया इकोलॉजिकल नीशे? नहीं आया ना? मैं पढ़ा था, कुछ समझ समझ में आया था, थोड़ा बहुत समझ में आया था, चलिए ठीक है। चलिए मैं बताइएगा अब समझ में आया कि नहीं। इकोलॉजिकल नीशे, तो देखिए नीशे को बात नहीं, सामने देखिए, नीशे को समझने के लिए हमें नीशे और हैबिटेट में डिफरेंस समझना होगा। इसमें नीशे और हैबिटेट, यानी किसी चीज का नीशे, किसी भी स्पीसीज का नीशे और उसका आवास, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। हैबिटेट अभी बता रहे हैं, यही बताने के लिए तो हम आपको इकोलॉजिकल नीशे लिखे हैं, ठीक है, बताने के लिए। जब समझा देंगे फिर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछेगा, ठीक है। तो हैबिटेट क्या है और नीशे क्या है, दोनों में अंतर बताइए, तो बताएगा। हाँ हाँ, सबको थोड़ा बहुत ही पता है। हाँ हाँ हाँ, ये तो बात आपने बता दी जो आपने बुक में पढ़ा था, ये बुक में यही पढ़ा है ना, मैं भी लिखाऊंगा तो यही लिखाऊंगा। लेकिन असल में नीचे है क्या, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हैबिटेट की जब बात करते हैं तो इन्होंने कहा एड्रेस, यानी हम वहां पर सिर्फ क्या देख रहे हैं, अजैविक तत्व, क्या देख रहे हैं, यानी कि क्या देख रहे हैं, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर और एटमॉस्फियर। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी 2 साल पहले की बात है, हमारे यहाँ चीता इंट्रोड्यूस किया गया, आया कि नहीं, भारत में चीता है, कहाँ से आया था, नामीबिया और साउथ अफ्रीका से, है ना, है ना, यही से था ना। तो जब मान लेते हैं कि चीते को अगर यहाँ लाना था तो सबसे पहले क्या देखा जाएगा, उसका हैबिटेट देखा जाएगा, कि यहाँ पर उसको वैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है कि नहीं। हमारा भी एक हैबिटेट ही तो है ना, हम लोग जिस हैबिटेट में रह रहे हैं, हम लोग को कह दिया जाएगा एंटार्क्टिका और आर्कटिक में रहने के लिए, तो हम लोग रह पाएंगे, हमारा भी हैबिटेट ये है कि नहीं, है ना। यानी हम लोगों को जो भी एटमॉस्फेयर से, जो भी भू संसाधन यानी जो लैंड सरफेस से मिल रहा है या पानी मिल रहा है ना, तो ये सारी चीजें उसके लिए भी तो होगी। तो हैबिटेट जब हम देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ अबायोटिक फैक्टर देख रहे हैं, यानी कि कहाँ से हमें
मतलब ज़्यादा ट्रॉपिकल रीजन हुआ, मान लीजिए कहीं गर्मी ज़्यादा है, सर्दी ज़्यादा है ना, पानी की अधिकता ज़्यादा है, उमस ज़्यादा है, या ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं? हैबिटेट देख रहे हैं। उन्होंने कहा ना एड्रेस, हैबिटेट क्या है? एड्रेस, ठीक है। लेकिन जब हम नीशे की बात करेंगे, किसकी? नीशे की, तो हम अबायोटिक के साथ साथ किसी भी एनिमल का बायोटिक के साथ साथ क्या रिलेशन है वो भी देखते हैं। आई बात समझ में? नहीं आई होगी, फिर से समझिए। चीते को लाया गया, ठीक है, तो चीता क्या खाएगा? डियर खाएगा ना, खाएगा ना। तो कहाँ लाया गया? कूनो नेशनल पार्क में लाया गया। कहाँ लाया गया? एमपी के कूनो नेशनल पार्क में। तो कूनो नेशनल पार्क में आपको क्या चाहिए? वहां पर डियर भी चाहिए कि नहीं? और डियर को क्या चाहिए? ग्रास चाहिए ना। तो अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं? केवल चीते का हैबिटेट ही नहीं देख रहे हैं, यानी चीते का अबायोटिक के साथ जो रिलेशन है वही नहीं देख रहे हैं, चीते का बाकी बायोटिक जो भी एनिमल्स या स्पीसीज है उनके साथ भी क्या देख रहे हैं? रिलेशन देख रहे हैं। आई बात समझ में? आया? आया समझ में कि नहीं? तो यही क्या है? इकोलॉजिकल नीचे। तो जब हम बोलेंगे हैबिटेट तो हम सिर्फ क्या देख रहे हैं? अबायोटिक फैक्टर देख रहे हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे नीचे की तो हम अबायोटिक के साथ उस स्पीसीज का बायोटिक के साथ क्या रिलेशन है ये भी देखेंगे। यहां तक कि वहां पे कौन कौन से बैक्टीरिया और वायरस पाए जा रहे हैं ये भी देखा जाता है। क्यों? क्योंकि उस जो भी एनिमल है, अब जैसे चीता आया तो फीवर हो गया, किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हुआ होगा या वायरल इन्फेक्शन जो भी हो, है ना। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि नहीं। तो ओवरऑल जब हम देखते हैं किसी चीज के किसी स्पीसीज का निश है तो हम उसके अबायोटिक यानी जिस आवास में वो रह रहा है उसके साथ साथ उसके बाकी के जो जैविक जो भी वहां पर तत्व है उनके साथ उसका क्या देख रहे हैं? अंतर संबंध। आया समझ में? आया? ये पढ़ा था आपने पहले ये बात? हाँ, पढ़ा था, यही बात पढ़ी थी, ठीक है ना। अब समझ में आई बात? हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं सबको? हो गया? कोई दिक्कत? लिख लीजिए हाँ, कंफ्यूजन नहीं समझ में आया? यही अच्छी बात है, आपने मुझे बता दिया। फिर से समझिए, हम लोग बात कर रहे हैं हैबिटेट की। पहले तो हैबिटेट और नीशे में डिफरेंस होगी। जब बात हैबिटेट की कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि आवास, यानी कि जो भी अजैविक तत्व है उनके साथ उस जो जीव है उसका अंतर संबंध देख रहे हैं, ठीक है ना। यानी बायोटिक का अबायोटिक के साथ रिलेशन देख रहे हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है? हैबिटेट, ठीक है। अब अगर चीता लाया जाएगा तो उसको पानी भी तो चाहिए होगा, उसको वैसा एटमॉस्फेयर भी तो चाहिए होगा, उतनी ही गर्मी चाहिए होगी जितनी नामीबिया या वहाँ होगी, है ना। तो एमपी में ऐसा देखने को मिलता है कि वही लगभग आपको एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, वहीं पर उतना ही आपको जो क्या कहते हैं लैंड सरफेस है उस अकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है ना। अब बात समझ में आ रही है? तो जब हम हैबिटेट देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर, सॉरी एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, ठीक है ना। तो हैबिटेट देख रहे हैं, तो अबायोटिक के साथ उसका रिलेशन देख रहे हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी? निशे की, तो हम आवाज तो देख ही रहे हैं किसी भी जीव का, लेकिन उस जीव का दूसरे जीव के साथ जो संबंध है वो भी देख रहे हैं। अब आई बात समझ में? यही क्या है? निशे और आवास, हैबिटेट। तो एक एनिमल का दूसरे एनिमल के साथ एक हो सकता है, यानी एक ही हैबिटेट में कई स्पीसीज रह सकते हैं, लेकिन हर स्पीसीज का जो नीचे होगा वो क्या होगा? अलग होगा। यानी हर स्पीसीज का जो नीचे होगा हर किसी का अलग अलग है, लेकिन ऐसा हैबिटेट के साथ नहीं है। एक ही हैबिटेट में कई तरह की कम्युनिटीज में एनिमल्स रहते हैं ना। बात समझ में आई? आ गई? आ गई ना। चलिए लिख लीजिए इसको, इसको बनाना है सिनॉप्सिस तो बना लीजिए ताकि आपको याद रहेगा। ये सब क्या है? ये सब रिवीजन के लिए है, रिवीजन के लिए लिखना नहीं, लिखा हुआ नहीं देखना पड़ेगा, बस ऐसे साइड हो जाए।
ठीक है, हिंदी इंग्लिश प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? बता दीजिए, अगर है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हिंदी में फिर मतलब क्या करें, लिखा करें हिंदी में? हाँ, अभी तक नहीं है ना? जब भी हो बेहिचक बताइएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अगर दिक्कत हो तो आप मुझसे बाद में भी मिल सकते हैं कि सर इसे क्या कहते हैं या जो भी है, ठीक है ना। वैसे मैं लिखाऊंगा ये अभी हिंदी में लिखाऊंगा अब मैं। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नहीं? हो गया? देखिए हिंदी में लिखिए पहले, हिंदी में लिखिए पहले, इकोलॉजिकल नीशे, पारिस्थितिकी नीशे, ठीक है ना, नीचे नहीं नीचे ही कहिए। ठीक है, लिखिए। प्राकृतिक नीशे आवास की तुलना में, आवास की तुलना में एक व्यापक अवधारणा है, एक व्यापक अवधारणा है, क्योंकि क्योंकि इसमें अजैविक के साथ साथ, क्योंकि इसमें अजैविक के साथ साथ उस प्रजाति के, उस प्रजाति के अन्य प्रजातियों के साथ, उस प्रजाति के अन्य प्रजातियों के साथ का संबंध, का संबंध भी, का संबंध भी महत्वपूर्ण हो जाता है, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, देखिए इंग्लिश में, देखिए इकोलॉजिकल नीशे denotes the functional role of a, the functional role of a particular species of, ecological niche denotes the functional role of a particular species in a given environment, in a given environment. First off, it is a broader concept, it is a broader concept than habitat, it is a broader concept than habitat, as as it also contains, as it also contains the interaction, the interaction of the particular species with, with other biotic elements. आगे लिखिए, the stability of ecosystem, the stability of ecosystem depends on, depends on, the stability of an ecosystem depends on the diversity, the diversity of, the diversity of an ecological niche. The
डाइवर्सिटी ऑफ एन इकोलॉजिकल निश है। हिंदी में लिखिए इस बात को। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता वहां रहने वाले प्रजातियों के पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी निशे पर ही कि पारिस्थितिकी निशे विविधता की विविधता पर ही की विविधता पर ही निर्भर निर्भर करती है। पारिस्थितिकी निशे की विविधता पर ही की विविधता पर ही निर्भर करती है। मतलब कि जितना ज्यादा इकोलॉजिकल निशे डाइवर्स होगा उतना ज्यादा क्या होगा, इकोलॉजिकल सिस्टम क्या होगा, स्टेबल। अल्टीमेटली हमें क्या करना है, इन्वायरमेंट को मतलब अगर हम लोग इन्वायरमेंटल कंसर्न्स देखेंगे तो हम लोग सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि जितना ज़्यादा इकोसिस्टम क्या होना चाहिए, स्टेबल होगा, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए क्या है, इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से चीज़ें पॉजिटिव है। ठीक है ना। तो जैसे फूड चेन और फूड वेब, सुने क्या है फूड चेन और फूड वेब, देखिए बात नहीं भाई, बात नहीं। फूड चेन क्या है, अभी आप लोग अच्छा कॉलेज गोइंग है सब लोग, कितने लोग हैं जो कॉलेज अभी जा रहे हैं, सभी कॉलेज वाले हैं, तो हाथ क्यों नहीं उठाए। ठीक है, तो स्कूल जा रहे हैं, अच्छा कोई ऐसा भी है जो स्कूल जा रहा है, अच्छा तो क्या सब्जेक्ट्स हैं, इन्वायरमेंट वगैरह है, ज्योग्राफी है, किसी का नहीं है, तो कौन कौन से, आपका ज्योग्राफी है, अच्छा, तो इन्वायरमेंट भी होगा ही फिर, ज्योग्राफी है तो 3 साल में इन्वायरमेंट ही नहीं है, किस ईयर में है आप, फर्स्ट ईयर में है ना, तो आगे आएगा। इन्वायरमेंट है आपके में, किस में है, तो कौन सा सब्जेक्ट है आपका, मतलब किससे, सेकेंड नहीं सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट है आपके ग्रेजुएशन में, हाँ संस्कृत से हैं आप, अच्छा अच्छा सही है, संस्कृत से हैं आप, देख रहे हैं आप, शॉकिंग तो है मेरे लिए भी, संस्कृत वाकई में, देखिए सारे सब्जेक्ट का रूट कहाँ है, संस्कृत है कि नहीं, इंग्लिश का रूट, इंग्लिश भी कहाँ है, संस्कृत, तो संस्कृत, संस्कृत व्याकरण किसने लिखा था, हाँ कौन सी बुक, बुक कौन सी किताब, किस किताब में है, अष्टाध्याय, अष्टाध्याय है ना, देखिए संस्कृत व्याकरण, ऐसा नहीं है कि संस्कृत पहले नहीं बोली जा रही थी, पहले भी बोली जा रही थी, लेकिन जो जो उस समय किताबें लिखी गई होंगी कि संस्कृत क्या कर, व्याकरण क्या किया जाता था, जैसे किताब लिखी गई तो हर किताब की व्याकरण लिखते थे, सही है ना, लेकिन जब पाणिनि जी ने अष्टाध्याय संस्कृत की व्याकरण बनाई तो वही क्या हो गई, आइडियल हो गई, यानी कि इसी के बाद से फिर वही संस्कृत मानी जाने लगी, यही बात है ना। तो अब देखिए संस्कृत ही क्या है, संस्कृत से ही सारे सब्जेक्ट्स का ओरिजिन, अगर आप लैंग्वेज की हिस्ट्री देखेंगे, हाँ तो कहाँ से सब, डीप रूट कहाँ है, रूट कहाँ है, संस्कृत, इंग्लिश हो या हिंदी, क्या है हिंदी, बिगड़ा हुआ स्वरूप ही तो है संस्कृत का, है ना। चलिए खैर आइए फिर से हम लोग कहाँ गए, ठीक है, फूड चेन, फूड चेन में अब बताइए, फूड चेन अगर हम लोग बना रहे थे तो हम लोगों ने क्या कहा था कि ग्रास है, ग्रास को खाएगा कौन, ग्रास हॉपर खाएगा, या ग्रास हॉपर को हटा देते हैं, अब सीधे खाएगा डियर, डियर को कौन खाएगा, लॉयन, लॉयन को कौन खाएगा, डिकम्पोजर्स वगैरह,
है ना, डिकम्पोजर्स फिर क्या करेंगे, लॉइन में ले आएंगे, है ना, ये हम लोग पढ़े हैं ना, है ना। तो ये तो है ही है। अब लॉइन को ऐसा नहीं है, लॉइन को भी आप कह सकते हैं फिर गिद्ध वगैरह, ईगल वगैरह भी, है ना, ये सब भी होता है। ठीक है, अब बताइए, बताइए, ये क्या है, फूड चेन है। लेकिन अगर इसमें से अगर कहीं किसी कारण से ये एक्सटिंक्ट हो जाए, तो ये पूरी फूड चेन समाप्त, है ना। लेकिन आप ही बताइए कि क्या ग्रास को सिर्फ डियर खा रहा है? नहीं, गोट भी खा रहा है, काऊ भी खा रहा है कि नहीं? और गोट को कौन खा रहा है? मैन, मैन भी तो खा रहे हैं कि नहीं? है, तो ह्यूमंस भी खा रहे हैं, ठीक है ना, या टाइगर लॉयन कुछ भी खा रहे हैं, सब लोग खा रहे हैं कि नहीं, है ना। सही है, काऊ तो कोई नहीं खा रहा है, मतलब हमारी सोसाइटी में तो नहीं खा रहे हैं, लेकिन अब बाकी कहीं पे खा रहे हो तो खा रहे हो, लेकिन हमारी सोसाइटी में तो नहीं खाया जाता है, ठीक है ना। तो अब आप बताइए, डियर हो गया, ठीक है ना, सॉरी, ग्रास ये हो गया। अब बताइए, डियर को केवल लॉयन खाता है? नहीं, डियर को आपका टाइगर भी खा सकता है, ठीक है, या हाँ, ग्रास को मान लेते हैं कि रैट भी खा रहा है, क्या खा रहा है, हाँ, ठीक है ना, कई है, एक एग्जांपल दे रहे हैं। रैट को कौन खा रहा है? कैट खा रहा है ना, खा रहा है ना। तो अगर एक चेन डिसरप्ट हो भी जाए तो हमारी दूसरी चेन क्या है, चल रही है ना। तो फूड वेब क्या है, ये अब हमने जो बनाई है क्या है, फूड वेब है, खाद्य जाल। खाद्य, फूड चेन को क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला। और फूड वेब क्या है, खाद्य जाल। तो जितना ज्यादा जटिल, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हमारा फूड वेब होगा, उतना ही इकोसिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा कि नहीं, है ना। उसी इकोसिस्टम में आप देखेंगे, आपको फूड चेन जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, फूड वेब, उतना ज्यादा हम क्या कहेंगे, स्टेबल, यानी उसके के खत्म होने की संभावनाएं कम होती है, ठीक है ना। आई बात समझ में, यही क्या है, फूड चेन और फूड, ठीक है। चलिए, बनाना है इसको, नहीं बनाना है, चलिए जाने दीजिए, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, तो हम लोग बचपन से जान ही रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इकोटोन। तो देखिए, ये जो हम आपको इकोसिस्टम का बेसिक्स बता रहे हैं, इसका तो यहाँ पे बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहे हैं कि कई तरह की डेफिनेशंस बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, इकोसिस्टम की डेफिनेशन बताए, इकोलॉजिकल नीशे की बताए, अब हम बताने जा रहे हैं इकोटोन, अभी हम बताएंगे इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी। ये सारे के सारे डेफिनेशंस हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, क्या है, डेफिनेशन बताइए, क्या बताइए, डेफिनेशन बताइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कोई लिंक नहीं मिलेगा एक साथ, इनफैक्ट पूरे के पूरे इन्वायरमेंट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो जाता है कि आप अगर पढ़ेंगे इन्वायरमेंट तो आप देखेंगे, मैं ही आपको पढ़ाते पढ़ाते कई चीज़ों को किया, कहाँ पढ़ा रहे थे, ये देखिए, ये पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा साइंस वगैरह की बात कर रहे हैं, अभी बायोडाइवर्सिटी पढ़ाएंगे, बायोस्फीयर रिजर्व बताएंगे, एनिमल्स बताएंगे, स्पीसीज बताएंगे, ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, ज्योग्राफी टाइप ऑफ पढ़ेंगे। फिर हम लोग जब क्लाइमेट चेंज पढ़ेंगे तो फिर साइंस पढ़ेंगे। फिर हम लोग इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशन आएंगे, तो यहाँ पर हम आपको आईआर पढ़ाएंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, यानी कि किन देशों ने, जैसे यूएस ने विरोध किया, किन किन संधियों का विरोध किया क्लाइमेट चेंज को लेकर। जैसे अब ट्रंप आ गए हैं तो फिर से ट्रंप क्या करेंगे, पेरिस ट्रीटी को मतलब बाहर आ जाएंगे वहाँ से। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, आईआर पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पोल्यूशन, फिर साइंस पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल लॉज, यहाँ पर हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पॉलिटी, कौन कौन से आर्टिकल्स में इन्वायरमेंट रिलेटेड बात की गई है, कितने एक्ट्स बने हैं, क्यों बनाए गए थे, ईपीए एक्ट 1986 वगैरह, है ना। तो वहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फिर से पॉलिटी और इन्वायरमेंट का पढ़ रहे हैं कंजक्शन। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कितने तरह के गोल्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, वो भी देखेंगे बाद में। तो यहाँ पर सब्जेक्ट्स की जो डाइवर्सिटी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा, कोई लिंक नहीं है ना। जैसे हिस्ट्री में क्या है, एक लिंक है कि ये होता चला गया, लेकिन यहाँ पे ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी हम बता रहे हैं वो आपको सिर्फ बेसिक डेफिनेशंस बता रहे हैं सारी चीज़ की,
ताकि आपका एक अप्रोच डेवलप हो जाए, है ना, और इसी से क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, टॉपिक क्या है हमारा? इको। ठीक है, तो ब्रेक तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना? ब्रेक मिलता तो नहीं है यहाँ पे ना? मिलता है 10 मिनट का, मिलता है 10 से 15 मिनट का। नहीं नहीं, मतलब मुझे, मेरी बात नहीं है, आप लोग को चाहिए? नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए? पक्का? ठीक, पढ़ते हैं। इकोटोन। देखिए, जब हम इकोटोन की बात करेंगे, ये वर्ड सुने हैं कभी? सुने हैं? नहीं सुने? अब सुन रहे हैं। हाँ, बात नहीं, सामने। इकोटोन, हाँ, इकोटोन ही होती है, इकोटोन ही, बस। ठीक है, तो जब हम बात इकोटोन की करेंगे, तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, मान लेते हैं दो इकोसिस्टम है। क्या है? बात नहीं, सामने। बंद कर दिया, अभी अभी नीचे मत देखिए, सामने। ठीक है, जब हम इकोटोन की बात, तो मान लेते हैं कि एक इकोसिस्टम है ये, एक पारिस्थितिकी तंत्र है ये, और एक है ये। ठीक है, अगर ये इकोसिस्टम है तो यहाँ पे कुछ स्पीसीज होंगी, होंगी कि नहीं? मान लेते हैं कि ये स्पीसीज है यहाँ पर। ठीक है, और ये भी एक है, यहाँ पे भी कुछ स्पीसीज होंगी। मान लेते हैं यहाँ पर है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ठीक है ना, कहीं भी हो। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए, ये इकोसिस्टम है और ये इकोसिस्टम है, इन दो इकोसिस्टम के बीच में एक ट्रांजिशन जोन भी तो होगा, होगा कि नहीं? यानी वो ट्रांजिशन जोन जहां पे ये वाले स्पीसीज भी आ रहे होंगे और ये वाले भी आ रहे होंगे। जब दोनों जगह से स्पीसीज आएंगे, दोनों के बीच में भी एक इंटरेक्शन होगा, नई स्पीसीज जनरेट हो जाएंगी, होंगी कि नहीं? तो अगर यहां पर मान लेते हैं कि ए आया, सी आया, डी आया, तो यहां से क्या आ गया? अल्फा आ गया, बीटा आ गया, गामा आ गया। इसके कारण नए स्पीसीज बन गए। क्या बन गए? नए स्पीसीज। मान लेते हैं कुछ भी बन गया, मान लेते हैं @ कुछ भी ले लीजिए, है ना, नए तरह की स्पीसीज बने। अब आप बताइए, ज्यादा डाइवर्सिटी कहाँ है? यहीं पे है कि नहीं? है ना? है कि नहीं? है। इकोटोन अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? ये दो इकोसिस्टम के बीच के ट्रांजिशन जोन को कहते हैं, इसे हम लोग एज इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एज इफेक्ट। ठीक है, क्या कहते हैं? एज। और इस मतलब क्षेत्र को ये हम लोग क्या कह रहे हैं? इको, जहां पर, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, ये ट्रांजिशन जोन है, जहां पर यहाँ की स्पीसीज भी आ रही हैं और यहाँ की भी स्पीसीज आ रही हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र का एक अपना विशिष्ट एक कह लीजिए माइक्रो क्लाइमेट बन रहा है। क्या बन रहा है? माइक्रो, है ना, सूक्ष्म वातावरण बन रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? यही क्या है? इकोटोन। ये इकोटोन है, इकोसिस्टम नहीं, है ना, इकोटोन ही। ठीक है, इको, इसका एग्जाम्पल देखना है, दिखाते हैं आपको, देखिए। ये मान लेते हैं ये टेरेस्ट्रियल है और यहाँ पर पानी है। ठीक है, ये है आपका स्थलीय, स्थल है, क्या है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। और ये क्या है? एक्वेटिक इकोसिस्टम है। क्या है? एक्वेटिक इको, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है ना, तो यहाँ पे अलग तरह के स्पीसीज होंगे, यहाँ पर अलग होंगे। बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वेटलैंड्स। क्या कहते हैं? वेटलैंड्स। आर्द्र भूमि। क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि। लैंड सैचुरेटेड विद वाटर, यानी कि जो स्थल है वहाँ पर पानी की ज़्यादा मात्रा होगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे? आर्द्र भूमि। क्या कहेंगे? वेटलैंड। सुने हैं नाम वेटलैंड्स का? सुने हैं ना? ठीक है ना,
तो इस पर हम लोग बात करेंगे, रामसर कन्वेंशन वगैरह और बात करेंगे। तो सब यहाँ की जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी कि नहीं होगी ना, इसीलिए वेटलैंड्स को भी हमें कंजर्व करना होता है। क्या करना होता है? कंजर्व। किसे? वेटलैंड्स को। ठीक है ना। तो एक तो ये है इकोटोन का एग्जाम्पल, यहाँ हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं इकोटोन का। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए आप, ये तो पहला है वेटलैंड्स। ठीक है, उसके बाद दूसरा, अगर आप देखेंगे तो एस्टुरी सुने हैं, ज्वार नदमुख सुने हैं, ये भी क्या है? इकोटोन ही तो है। कैसे? ये समुद्र है, यहाँ पर नदी आ रही है, जाकर गिर रही है, जिस क्षेत्र में जाके गिरेगी वहां पर क्या बनेगा? ज्वार नदमुख। क्या बनेगा? ज्वार नदमुख। तो ये क्या है? एग्जाम्पल है इसका, इको। ठीक है समझ में? एक और स्पेसिफिक अगर आप देखें तो नेट चल रहा है, चलेगा? कौन चलाएगा? चल तो जाएगा वो तो, ठीक है। अच्छा हाँ, सर्कल पर ये रहा। ठीक है, होम पे जाएंगे। ठीक है, और ऐप्स पे जाएंगे। ठीक है, फिर ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इतनी नॉलेज देने के लिए। हाँ, नीचे वाला क्या? अच्छा, यूट्यूब यूट्यूब नहीं देखना है मुझे, मुझे गूगल पे ही देखना है। मुझे देखना है, आपको दिखाना है मैप पर कुछ। ठीक है, ये देखिएगा, यहाँ इसमें देखते हैं। देखिए, क्राइस्थोमस क्या है? ये क्राइस्थोमस। ये देखिए, ये दिख रहा है, ये स्टोमस दिख रहा है ना। अब ये क्या आ गया? कहाँ पे है? हाँ, ये है। ठीक है, क्राइस्थोमस। अब ये क्या है? ये स्टोमस क्या होता है? लैंड के पार्ट जो कनेक्ट करते हैं, है ना, दो मेजर कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करते हैं और ओशंस को बाइसेपेट करते हैं, यही होता है। तो उनमें से एक एस्थोमस है क्राइस्थोमस, जो कि थाईलैंड में है। कहाँ है? थाईलैंड में। वो क्या कर रहा है? साउथ ईस्ट एशिया को किससे जोड़ रहा है? वेन एशिया से। ठीक है, अब देखेंगे तो इसके जो जस्ट नीचे दिख रहा है ना, ये यहाँ पर आपको जो ये कह लीजिए वेजिटेशन मिलती है, वो सदाबहार वन मिलती है। क्या मिलती है? सदाबहार वर्षा वन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसके ऊपर क्या मिल रहा है? इसके ऊपर आपको मिलेगा डेसीडियस, है ना। तो ये जो क्राइस्थोमस है, ये एक तरह से किसके तरह किस जैसा काम कर रहा है? इकोटोन। जहां पे इसके इकोसिस्टम की भी चीजें हैं और इसके इकोसिस्टम। ठीक है ना, आई बात समझ में? आ गया? तो यही क्या है? इकोटोन। ये एक इकोटोन का क्या है? एक एग्जांपल है, एक स्पेसिफिक रीजन। ठीक है, एक और भी रीजन आपको दिखाते हैं। आ गया, हाँ ये रहा। ठीक है, अब देखिए, एक होगा वैलिस लाइन। वैलिस लाइन, ये देखिए। ठीक है ना, हाँ इमेजेस पे ना, ये रहेगा सही। देखिए, वैलिस लाइन बेसिकली है कहाँ पर? ये देखिए, ठीक है, कहाँ है? ये है, ये देखिए, ये क्या है? वैलिस लाइन। ये इंडोनेशिया का ये पार्ट है, और इधर
दूसरा ये आपका बोर्नियो वगैरह। तो इधर ये जो वेरिस लाइन है, इधर इस वाले को, यानी यहाँ का जो वेजिटेशन है और जो यहाँ का वेजिटेशन है, दोनों में डिफरेंस है। इनफैक्ट स्पीसीज में भी इधर आपको कंगारूज मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ऑस्ट्रेलिया वगैरह में कंगारू मिलता है ना। इधर आपको मैमल्स मिलेंगे, इधर आपको कंगारू। कंगारू मैमल्स का ही एक वो, मतलब ये कह लीजिए कि, हाँ क्या कहते हैं, हाँ मार्सुपियंस, क्या मार्सुपियंस, ठीक है ना। तो उस टाइप की स्पीसीज कहाँ मिल रही है? जहाँ पर बच, जो भी बच्चे बच्चे की जो परवरिश होती है वो पूरी तरीके से पेट के अंदर ना होकर एक बैग बना होता है, उसमें भी होती है ना। उसे क्या कहते हैं हम लोग? मार्सुपियंस, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीसीज अलग मिल रहे हैं, यहाँ पर स्पीसीज अलग। तो ये एक तरह से बायोजोग्राफी लाइन है। क्या है? बायोजोग्राफी लाइन। आई बात समझ में? तो ये भी एक इकोटोन का एग्जांपल है कि नहीं? है ना, क्योंकि यहाँ के भी स्पीसीज आ रहे होंगे और यहाँ के प्लांट स्पीसीज और एनिमल स्पीसीज होंगे। बिल्कुल, मतलब अभी मतलब ये एक यहाँ पर इस प्रजातियां प्लांट्स की कई हो चुकी होंगी, है ना, उस पर रिसर्च हो रही होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो ये एक तरह से कह सकते हैं आपकी ये बायोजोग्राफी लाइन है दो इकोसिस्टम के बीच में। ठीक है, आया समझ में? आ गया? ठीक है ना। चलिए अब इकोटोन लिख लेते हैं पहले तो। ये हटेगा कैसे अब? कि मेरा जो है वो दूसरा सर्कल कहाँ है? हाँ ये रहा। व्हाइट बोर्ड, ठीक है। तो ये इकोसिस्टम के एग्जांपल्स थे आपके, और आप पहले इसको बना लीजिए। ठीक है, ट्रांजिशन जोन, संक्रमण क्षेत्र, क्या कहते हैं? संक्रमण क्षेत्र। संक्रमण क्षेत्र, हो गया? ठीक है, लिख लीजिए पहले अभी कोटोन, हिंदी में लिखिए। इकोटोन, इकोटोन दो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र, इकोटोन दो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र के बीच, के बीच, के बीच एक एक संक्रमणकालीन क्षेत्र है, संक्रमणकालीन क्षेत्र है, जिसमें जिसमें दोनों पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें दोनों पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक तत्व मौजूद होते हैं, के जैविक तत्व मौजूद होते हैं, जैविक तत्व होते हैं, विराम। इकोटोन में, इकोटोन में कुछ ऐसी प्रजातियां भी शामिल हैं
इकोटोन। कुछ ऐसी प्रजातियां भी शामिल हैं जो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद नहीं है, मौजूद नहीं है, क्योंकि क्योंकि इसकी इसकी अपनी विशिष्ट, इसकी अपनी विशिष्ट सूक्ष्म जलवायु, क्योंकि इसकी अपनी विशिष्ट जलवायु होती है, होती है। धारण के लिए, धारण के लिए आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि, ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख, ज्वार, हाँ, आर्द्र भूमि, ज्वार नदमुख। लिख दे, हो गया, लिख देते हैं, लिख दिया था ना। ज्वार नदमुख, ठीक है, ज्वार नदमुख इकोटोन के, इकोटोन के उदाहरण है, इकोटोन के उदाहरण है। आइए इंग्लिश में, इकोटोन, इकोटोन इज अ, इकोटोन इज अ transitional zone, ecotone is a transitional zone between two different ecosystems, between different ecosystems, which has, which has biotic elements, which has biotic elements of, which has biotic elements of both the ecosystem, which has biotic elements of both the ecosystem. It also contains, it also contains certain unique species, certain unique species which are, which are not present, which are not present in either of the ecosystem, in either of the eco, because, because it has, because it has its, because it has its microclimate, because it has its unique microclimate. So, wetlands, wetlands, estuaries, wetlands, estuaries, etc., etc. are an example of, are an example of, are an example of को, ठीक है, आया समझ में, आया ना। तो हम लोगों ने तीन चीजें पढ़ी, क्या क्या, इकोसिस्टम, फिर इकोलॉजिकल नीशे, और फिर इकोटोन, यही पढ़ाना है ना। तो अगर पूछा जाएगा तो आप लोग बता लेंगे, बता लेंगे, है, ठीक है। बताइए फिर इकोलॉजिकल नीशे क्या है, क्या है, क्या है। हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ, हाँ, यानी स्पेसिफिक स्पीसीज का जब हम हैबिटेट के साथ साथ उसका
दूसरे बायोटिक एलिमेंट्स के साथ भी रिलेशन देख रहे हैं तो हम क्या, हाँ हाँ मतलब, हाँ बताइए, हाँ हाँ वही क्या है, तो किस पर आधारित है, यानी कि दूसरे बायोटिक एलिमेंट्स के साथ भी उसका क्या देख रहे हैं। ठीक है ना, आया समझ में, आ गया, इकोटोन समझ में आ गया। और अभी एक और हमने क्या बताया, इको सिस्टम की डेफिनेशन भी आ गई। इको सिस्टम की डेफिनेशन आएगी तो लिख लेंगे ना कि बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं और उनके इंटरेक्शन ये हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है ना, ऐसा समझ में। अब हम लोगों का अगला टॉपिक क्या है, इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी। क्या है, इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी यानी पारिस्थितिकी तंत्र उत्पादकता। ठीक है, क्या हुआ, क्लास 1 बजे तक रहती है ना, कब तक रहती है, 1 बजे तक रहती है, हाँ ब्रेक को मिलाकर। हाँ तो ब्रेक तो हुआ नहीं आज, ठीक है, हाँ जल्दी छोड़ दें, ठीक है छोड़ देंगे, मतलब 12:50 तक छोड़ देंगे, ठीक है ना। कि लेकिन अब जब लगातार पढ़ाई हो ही गई तो कर ही लिया जाए। इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, पारिस्थितिकी तंत्र उत्पादकता, ठीक है ना। ये क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी देख रहे हैं, इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी देख रहे हैं। ठीक है ना, अब सब लोग लिख लीजिएगा फिर सामने देखिए। समझना ज़्यादा मतलब समझना इंपॉर्टेंट है, लिखाते तो हम है ही, है ना, बाद में, लेकिन पहले ज़रूरी क्या है, समझना। इकोसिस्टम, ठीक, ठीक है। तो इसे हम लोग अगर कहें, इसकी क्या डेफिनेशन बोलेंगे तो हम कहेंगे द अमाउंट ऑफ बायोमास जनरेटेड इन एन स्पेसिफिक, या कह लीजिए अमाउंट ऑफ बायोमास जनरेटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इकोलॉजिकल या इकोसिस्टम। मतलब किसी विशेष क्षेत्र में जब हम देखते हैं कि बायोमास जो जैव भार है उसका जो उत्पादन हो रहा है पर यूनिट एरिया यानी एक विशिष्ट, एक कह लीजिए कि एक इकाई क्षेत्र में, और एक एक कह लीजिए कि एक टाइम पर, एक यूनिट टाइम पर, एक इकाई समय पर, तो हम क्या कहेंगे, इकोसिस्टम लिख देते हैं। अमाउंट ऑफ बायोमास, अब ये लिविंग बायोमास की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, लिविंग। अगर लिविंग नहीं है तो वो बायोमास नहीं है, ठीक है ना। तो अमाउंट ऑफ बायोमास जनरेटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एट प्राइमरी लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्राइमरी लेवल मतलब हम केवल यहाँ पर बात कर रहे हैं क्या, जो सन से एनर्जी आ रही है उसके बाद जो उत्पादन हो रहा है वही उसी की बात कर रहे हैं, यानी कि प्लांट्स वगैरह की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, प्लांट्स और ग्रास या वेजिटेशन वगैरह की बात हो रही है, ठीक है ना। तो अमाउंट ऑफ बायोमास जनरेटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड कॉल्ड इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, है ना, सही, ठीक है। कहाँ थे अभी आप, क्लास में तो नहीं थे आप, हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा, ऐसा है भी तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, अगर ऐसा है भी तो मुझे क्या ही प्रॉब्लम होगी, हाँ वीक तो वही चल रहा है, हाँ तो आप जो है क्या कहते हैं, फुल भी करना है करिए, लेकिन जब आप यहाँ हैं तो आप यहीं रहिए, है ना। तो क्यों दिमाग लगा रहे हैं कितना खर्चा हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हाँ जो होगा देखा जाएगा, अभी तो पढ़ाई करिए, ठीक है। तो इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, अब देखिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसकी अगर यूनिट देखा जाए, मतलब अगर इसका पूरे के इस इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी की यूनिट बनाई जाए तो मान लेते हैं कि बायोमास की जो यूनिट लेते हैं वो क्या लेते हैं, केजी, कितनी, केजी। एरिया के लिए लेते हैं मीटर स्क्वायर, और टाइम का कि हर मिनट तो नहीं देखा जा सकता है, हम 1 साल का लेंगे, किसका लेंगे,
ठीक है ना? ठीक है, तो एक साल में 1 मीटर स्क्वायर तो जगह है, उसमें जितने केजी बायोमास जनरेट होगा, इसी से हम क्या देखेंगे, इकोसिस्टम। आई बात समझ में? आई कि नहीं? आ गई, ठीक है ना? अब ये जो इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी है, ये अर्थ सरफेस पर हर जगह अलग अलग होगी। क्या होगी? अलग अलग होगी। ये किन किसी मतलब मैं अभी बताता हूँ आपको, लिख ही देता हूँ यहाँ पर। इसकी डिपेंडेंसी किस पर है, यानी ये किस पर निर्भर करेगा? सबसे पहले तो निर्भर करेगा इंसोलेशन पर। सन से क्या आ रही है? सूर्य तप, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो जितना ज्यादा इंसोलेशन आएगा, ज्यादा इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी ना? होगी ना? दूसरा करता है ये प्रेसिपिटेशन, वाटर पर। इस पर प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल वगैरह। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं पढ़ा है? किसी ने नहीं पढ़ा है? यहाँ पे हुआ है? अभी नहीं हुआ है यहाँ पर? हाँ, नहीं हुआ है, ठीक। तो ये हो गया, तो क्या है? प्रेसिपिटेशन। तीसरा न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक तत्व कहाँ मिलेंगे? सॉइल्स वगैरह में। तो आप देखिए, डेजर्ट्स का इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा कि हमारे इस यूपी नॉर्थ इंडिया का? ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स, सॉइल का जो निम्नीकरण नहीं हुआ है, मृदा का निम्नीकरण अभी नहीं हुआ है, सॉइल फर्टाइल है। डेजर्ट्स में क्या हो गया है? सॉइल का मतलब जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या है, वो गायब हो चुके हैं, है ना? अगर आप देखिए, ज़्यादा वर्षा जहाँ होगी वहाँ का इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा कि नहीं? अब आपको रिएक्शन याद है, 6CO2 + 6H2, याद आ रहा है ना? आ रहा है ना? तो उससे भी ये हो गया। ठीक है, तीसरा इंसोलेशन, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जितना ज़्यादा सनलाइट होगा उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा और बायोमास का जनरेशन। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि हाँ सर क्या हुआ, नींद आ रही है? अरे ये तो वही हाल है, जब भी मैंने एक इंस्टा पे रील देखी, तो उसमें ऐसे ही बच्चा कोई सो रहा था। टीचर ने कहा कि टीचर ने देखा, जैसे कहा कि सर ध्यान लगा रहे हैं अभी। हाँ, तो आप जो है ध्यान हाँ, आप ध्यान लगा रहे हैं कि आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं? हाँ, हाँ, तो ठीक है, ज़्यादा, हाँ, क्या, हाँ, 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 इनका मतलब है कि सदीक हम आपकी बात सुन रहे थे, ठीक है ना? ठीक है, चलिए, ठीक है, मैं मान लिया। अच्छा, सफाई दे रहे हैं लेकिन सही सफाई दे रहे हैं, ठीक है। तो बात समझ में आई कि नहीं? तो इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी किस पर डिपेंड करेगी? आया समझ में? तो अगर आप देखिए, तो अगर इधर देखते हैं, अगर ये आपका ट्रॉपिकल रीजन है, क्या है? ट्रॉपिकल है, यानी या इसको हम इक्वेटर कह लेते हैं, ठीक है, और इसे हम लोग कहते हैं पोल्स, ठीक है। यानी कि मतलब कहने का ये है कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप इक्वेटर पे हैं, और आप ऊपर जा रहे हैं तो आप कहाँ जा रहे हैं? पोल की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना? तो अगर आप यहाँ पर इंसोलेशन ज़्यादा कहाँ है? एक, अभी आप लोगों ने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा जब ज्योग्राफी, तो मैं आपको बताऊँगा कि इंसोलेशन ज़्यादा कहाँ होता है, इक्वेटर या ट्रॉपिकल रीजन में। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे इंसोलेशन कम होता जाता है। तो इंसोलेशन कम हो रहा है, ऊपर जाने पर इंसोलेशन कम हो रहा है, सूर्य तप की कमी हो रही है, तो पारिस्थितिकी उत्पादकता क्या होगी? होगी कि नहीं? ठीक है, आया समझ में? आ गया? यही क्या है, इकोसिस्टम की, लिख लेते हैं इसको भी, ठीक है। इसको बनाना है, बना लीजिए पहले, ठीक है। ये तो मैं लिखाऊंगा ये भी, खैर तो लिख ही लीजिए पहले, ठीक है, हिंदी में लिखिए पहले।
लिख लीजिए सीधे, इसमें लिखा बताना क्या है, ठीक है। पारिस्थितिकी उत्पादकता, पारिस्थितिकी तंत्र उत्पादकता, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र उत्पादकता, पारिस्थितिकी तंत्र उत्पादकता एक इकाई समय में, एक इकाई समय में, एक इकाई क्षेत्र में, प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर उत्पन्न जैव द्रव्यमान, उत्पन्न उत्पन्न जैव द्रव्यमान, प्राथमिक स्तर पर उत्पन्न जैव द्रव्यमान की मात्रा, की मात्रा है। इसकी इकाई, इसकी इकाई केजी पर मीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर स्क्वायर, इसकी इकाई केजी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, पर ईयर होती है, केजी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर होती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, एक एक पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता मुख्य रूप से, मुख्य रूप से प्राप्त, मुख्य रूप से प्राप्त सूर्यातप की मात्रा, सूर्यातप की मात्रा पर ही, पर ही निर्भर करती है, पर ही निर्भर करती है। यही कारण है कि, यही यही कारण है कि जब हम, यही कारण है कि जब हम भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से या भूमध्य रेखीय क्षेत्र से, भूमध्य रेखीय क्षेत्र से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर, ध्रुवीय क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, तो सूर्यातप, तो सूर्यातप घटने के साथ साथ, घटने के साथ साथ पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता में भी, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता में भी कमी आती है, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता में भी कमी आती है। आगे लिखिए हिंदी में, आ रहा है इंग्लिश, एक मिनट, एक लाइन और है। उत्पादकता उस विशिष्ट क्षेत्र में, उत्पादकता, उत्पाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, उत्पादकता उस विशिष्ट क्षेत्र में उपलब्ध, उपलब्ध, उत्पादकता उस विशिष्ट क्षेत्र में उपलब्ध जल, उपलब्ध जल तथा पोषक तत्वों पर भी, तथा पोषक तत्वों पर भी, पोषक तत्वों पर भी निर्भर करता है, निर्भर करता है, निर्भर करता है, ठीक है। देखिए इसमें इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी इज द, ecosystem productivity is the amount of biomass, ecosystem productivity is the amount, लिख लिया, अच्छा आपने इसी को लिख लिया होगा, है ना, हाँ लिख लिया था, सबने लिख लिया था, ठीक है। तो लिखिए फिर आगे, इट इज एक्सप्रेस्ड इन, इट इज एक्सप्रेस्ड इन, इट इज एक्सप्रेस्ड इन केजी पर मीटर स्क्वायर, इट इज एक्सप्रेस्ड इन केजी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर,
it is expressed in kg per meter square per year. Full stop. The productivity of an ecosystem is the productivity of an ecosystem is primarily the productivity of an ecosystem is primarily depends on the amount of insolation received 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 amount of insolation received. Full stop. That's why as we move from equatorial region, that's why as we move from equatorial region to the polar region, the productivity of the ecosystem, decreases. The productivity of the ecosystem decreases. ठीक है, फुल स्टॉप. आगे लिखिए. It is also the function of या ऐसे लिखिएगा. It is also depends on the availability of water and nutrients. ठीक है ना, है समझ में आ गया. ठीक है, तो ये क्या है आपका. ठीक है ना. अब हम लोग देखेंगे, इसे कल ही देखेंगे अब, लेकिन अभी बता देते हैं कि देखेंगे क्या. एक टेबल देखेंगे जिसमें जितने भी तरह के इकोसिस्टम्स हैं. देखिए, इकोसिस्टम दो तरह का होता है. एक होता है टेरेस्ट्रियल, मतलब स्थलीय इकोसिस्टम, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, और एक होता है जलीय, एक्वेटिक, है ना. तो एक्वेटिक में भी कई होते हैं, जैसे कोरल रीफ का अलग इकोसिस्टम है. प्रवाल भित्ति वगैरह सुने हैं, ठीक है ना, पढ़ाएंगे भी उसको. फिर आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है एक, वो हम लोग पढ़ते हैं जब हम लोग पढ़ेंगे क्या, ज्योग्राफी. तो हम लोग समुद्र के नीचे क्या होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय मग्न तट होता है. ठीक है, वो होता है. फिर हम लोग ओशन का, हर का इकोसिस्टम का, जितने भी इकोसिस्टम है उसका क्या देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे कितना उसका इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी. ठीक है ना. फिर हम लोग टेरेस्ट्रियल में देखेंगे, यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का कितना है, या डेसिडियस का कितना है, यानी ट्रॉपिकल रीजन में कितना इकोसिस्टम है, टेम्परेट में कितना है, टाइगा, टुंड्रा, ये सब बेसिकली जब हम ज्योग्राफी पढ़ाते हैं वहाँ आपको बताते हैं क्या, नेचुरल वेजिटेशन. क्या बताते हैं, नेचुरल वेजिटेशन. ठीक है, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या, कितने तरह के इकोसिस्टम्स हैं. ठीक, उन इकोसिस्टम की क्या प्रोडक्टिविटी है, कल हम आपको एक टेबल लिखाएंगे. ठीक है, क्वेश्चन आया है कि इनमें से किसकी इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी सर्वाधिक है या सबसे कम. जैसे क्वेश्चन आया था कि कोरल लीफ की ज़्यादा है या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की ज़्यादा. ठीक है, तो ये सब हम आपको बताएंगे कब. ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा. सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा यूपीएससी का सिलेबस. क्या देखा था, यूपीएससी या यूपीपीसीएस का सिलेबस. फिर हम लोगों ने क्या देखा, इको इन्वायरमेंट इकोलॉजी का सिलेबस. ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा, उसमें पहला टॉपिक हम लोगों ने देखा बेसिक्स इन इकोसिस्टम, जिसमें हम लोगों ने कई डेफिनेशंस देखी, जिनमें पहली डेफिनेशन देखी इकोसिस्टम की, फिर देखी इकोलॉजिकल नीशे की, फिर देखा इकोटोन की, फिर देखा इकोसिस्टम. ठीक है ना. कल हम लोग देखेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड. हाँ हाँ, ठीक है ना. हाँ, ये भी तो देखा था. ठीक है ना, तो एनर्जी फ्लो भी देखा था. ठीक है, ये सब देखा. और
कल हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड। देखते हैं ना, अपराइट पिरामिड बन रहा है या उल्टा बन रहा है, ये सारी चीज़ें। कितने तरह के पिरामिड होते हैं, 3 तरह के होते हैं, ये देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कीस्टोन स्पीसीज क्या है, फ्लैगशिप स्पीसीज क्या है, या इंडिकेटर स्पीसीज कौन से हैं, यानी ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है ना, ठीक है, तो मिलते हैं अब।